हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज हम आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। गाइज आपने साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ी होगी अपने बीएड जब आपने की थी, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद जानते हैं कि कोई भी ऐसा टेट का एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, एचपी का हो, यूपी का हो, किसी भी स्टेट का हो, या कोई भी कमीशन हो टीजीटी का या पीजीटी का। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं और मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज यार हम इसको पूरा समझेंगे और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो कंटेंट रहेगा आज का क्या है। इसके साथ ही हम लास्ट में आपको बताएंगे कि जो पियाजे के द्वारा ये 4 स्टेजेस दी है, कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी स्टेजेस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से जो कीवर्ड है वो आपने याद रखने हैं। गाइज आपको मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पे लिखा है ना, ये आपको बिल्कुल अपने माइंड पे सेट करना है और ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। एक एक वर्ड का यहाँ पे गाइज अपना ही मीनिंग है। बिल्कुल ईजी थ्योरी है, छोटी थ्योरी है जीन पियाजे की। और जैसे आप यहाँ पे लास्ट में देखते हैं एडेप्टेशन है, सिमुलेशन और अकोमोडेशन है। इन चीज़ों को मैं भी आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और इसके फिर नोट्स बनाने हैं। इसके साथ ही हम जो अगली वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जो एमसीक्यू के ऊपर होगी, जिसमें हम जीन पियाजे के जो एमसीक्यू है उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो एमसीक्यू पे क्यू पे होगी। उसके लिए आपको ये थ्योरेटिकल चैप्टर पूरा देखना होगा ताकि आप कल अपना इवैल्यूएशन कर सकें, मूल्यांकन कर सकें कि आज आपने कितना सीखा है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रो में, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस जीन पियाजे अपने आप में ही मनोविज्ञान साइकोलॉजी में एक बड़ा नाम, बड़े साइकोलॉजिस्ट में इनका नाम आता है। जीन पियाजे का एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि बहुत सारे टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि जो जीन पियाजे थे महान मनोवैज्ञानिक थे, वो किस देश के थे। तो आपने याद रखना है गाइस, स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि इन कितनी अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया था, या अर्थात कि संज्ञानात्मक विकास जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है जीन पियाजे की, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि उनने उसमें कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया था, कितनी स्टेजेस के बारे में बताया था। तो आपको बताना है 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो गाइज अब बताते हैं कि जो 4 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बता दूं, क्योंकि इसके नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे लर्न करने हैं, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेज है वो है सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी मोटर स्टेज गाइज की सेंसेस, जब जो बालक है वो अपने सेंसेस का यूज़ करता है, जो हमारी संवेदी अवस्था जिसको कहते हैं, सेंसेस जो होती है हमारी इंद्रियां जिसे कहते हैं। उसके बाद होती है प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल। जो चौथी होती है गाइज वो होती है फॉर्मल या अब्स्ट्रैक्ट स्टेज जो है। कुछ जो इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, कुछ अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो गाइज इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना होगा। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल या अब्स्ट्रैक्ट स्टेज जो है वो 11 से 18 वर्ष। जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र उनके लिए मैंने बता दिया, जो हिंदी में हमारे साथी है उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि जो फर्स्ट अवस्था है, फर्स्ट अवस्था को नाम दिया गया है पियाजे, जीन पियाजे के द्वारा संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक है। फिर पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक है। और उसके बाद जो चौथी और महत्वपूर्ण है, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड है। गाइज अब हम इसको बिल्कुल डिटेल और डीप समझने वाले हैं कि जो ये चारों अवस्थाएं हैं इनको एक एक करके समझने वाले हैं। और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस अवस्था से कैसा क्वेश्चन आता है और कौन से इसमें टेक्निकल की पॉइंट है। क्योंकि गाइज जीन पियाजे की थ्योरी सभी पढ़ते हैं लेकिन अंडरस्टैंड ये नहीं होती है। जो क्वेश्चन बनता है वो बिल्कुल यूनिक सा बनता है, थोड़ा साइड से होकर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसका जो लॉजिक है बिल्कुल इजी होता है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, खासकर एचपी टेट में या एचपी की टीजीटी एग्जाम में जो आज तक क्वेश्चन आए वो किस तरह से आए हुए। चलिए समझते हैं इनको एक एक करके। गाइस इसके साथ ही मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, जो जीन पियाजे जी है उन्होंने जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उन्हें ये कहा था कि जो बच्चा जो है वातावरण से सीखता है और खुद से सीखता है। उन्होंने गाइज आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में हेरिडिटी जिसको अनुवांशिकता कहते हैं, कि जो अनुवंशिकता होती है, अनुवंशिकता का अर्थ आप जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज है, जो आपके पिता है, पिता के पिता है, जो दादा है, जो मतलब वर्षों से चलकर आ रही है, जो मतलब आपके जो बुजुर्ग है, बुजुर्गों से लेकर जो आपके अंदर कुछ हेरिडिटिकल गुण होते हैं, आपके जो जीन्स के माध्यम से चलते हैं,
गुणसूत्र जो क्रोमोसोम के माध्यम से आपके अंदर होते हैं, जीन पियाजे ने इस चीज़ को पूर्ण रूप से डिनाई कर दिया था। उनका मानना था कि जो बच्चे हेरिडिटी से बिल्कुल नहीं सीखते थे, उन्होंने इसको बिल्कुल डिनाई किया। और फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थी जीन पियाजे ही थे जिन्होंने हेरिडिटी को टोटल रूप से नकारा था। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं, बच्चे खुद से सीखते हैं और वातावरण सीखते हैं। कई बार तो इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि उस साइकोलॉजिस्ट का नाम था जिसने खुद से सीखने पर और वातावरण से सीखने के बीच में असमंजस या जो संतुलन स्थापन किया था, वो कौन से साइंटिस्ट थे? वो जीन पियाजे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। हम एक एक जो भी स्टेज है उसको अच्छी तरह से समझेंगे। गाइस, फर्स्ट जो स्टेज है वो है सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसे आपने हिंदी में अभी देखा। इसे कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। जो संवेदी पेशीय अवस्था है गाइस, नाम से ही लग रहा है संवेदी पेशी, अर्थात जो इंद्रियां या जो अपने संवेगों से जब ये कार्यरत होती है, सेंसोरी मोटर स्टेज। गाइस, सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो सेंसोरी मोटर स्टेज है ये कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। गाइस, अब इसके टेक्निकल वर्ड जो आप यहाँ पे आपको ये क्लियर दिख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही अपने नोट्स में लिखने हैं, यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो गाइस, सबसे पहले देखो कि जो ये स्टेज होती है, इस आप देखते टाइम से ही आपको लग रहा है कि जो 0 से 2 है इसको इन्फेंसी भी कहते हैं। गाइस, एक बार मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं, और हिंदी वाले जो है इसको शेषावस्था कहते हैं। याद रखेंगे ये दो शब्द, बिल्कुल टेक्निकल की पॉइंट है कि जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? सेंसोरी मोटर स्टेज तो कहते ही है, उसके अलावा इसको इन्फेंसी कहते हैं या शेषावस्था कहते हैं। गाइस, ध्यान रखिए, इसको बाल्य अवस्था नहीं कहते हैं। बाल्य अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। 0 से 2 वर्ष को शेषावस्था कहते हैं, अर्थात जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जो अपने सेंसेस से काम करता है। ओके, तो अब चलते हैं इसके मीनिंग पर। जो सेंसोरी मोटर स्टेज होती है गाइस, इसमें जो बालक है, जो छोटा बालक है, वो मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ करता है। जैसे हाथ पैर इधर उधर मारना लगेगा, मुंह से बबलिंग करना शुरू कर लेता है, अब इस तरह से बोलना शुरू करता है, तो वो मीनिंगलेस होती है। उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं होता है। वो कोई कुछ काम कर रहा होता है, उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं होता कि क्यों कर रहा है, वो बस करता जाता है। दूसरी चीज़, वो अनुकरण करता है, फॉलो करता है। गाइस, जो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये लिखना ही है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि मीनिंगलेस एक्टिविटी किस अवस्था में होती है जीन पियाजे के हिसाब से, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको टिक लगाना है फर्स्ट अवस्था पर। जो अनुकरण है गाइस की फॉलो कब करता है, वो भी फर्स्ट अवस्था में करता है। आपने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे उनके मम्मी पापा जो भी कोई कार्य करते हैं, तो वो बिल्कुल उन्हीं की नकल करके वैसा ही कार्य करने लग जाते हैं। और करते भी कि जो फॉलो करते हैं गाइस, याद रखना, जो फॉलो दूसरी अवस्था में होती है, लेकिन जब फ्रॉम सेंसेज, जब अपने संवेगों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जब अनुकरण करने लग जाते हैं, तो वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। दूसरी जो चीज़ गाइस इसमें आती है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ बांध लो। सीटेट में भी यह क्वेश्चन आया हो कि ऑब्जेक्ट परमानेंट, जिसको वस्तु स्थायित्व कहते हैं, वो जीन पियाजे की किस अवस्था में आता है। गाइस, HP टेट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। TGT के क्वेश्चन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट, जिसको वस्तु स्थायित्व कहते हैं, वो जीन पियाजे की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, वो जीन पियाजे की फर्स्ट अवस्था के अंतर्गत आता है। गाइस, ऑब्जेक्ट परमानेंट होता क्या है, वस्तु स्थायित्व होता क्या है, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है समझो गाइस। जैसे कोई बालक है, बालक के आगे मान लो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उस ऑब्जेक्ट को कुछ देर के बाद आप वहाँ से साइड कर ले, तो बच्चा, उसके माइंड में यही रहेगा कि जो चीज़ थी वो हमेशा के लिए वही है, उसको कोई इधर उधर उठा नहीं सकता, मतलब वो परमानेंट है। जो वो ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु है, वो परमानेंट ही है। ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के अंदर फर्स्ट स्टेज में होता है, जो सेंसोरी मोटर स्टेज है। और दूसरी जो चीज़ है गाइस कि जो बच्चा भाषा बोलना जो इसी उम्र में शुरू कर लेता है। अब गाइस, आपके माइंड में ये लग रहा होगा कि यार जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, वो भला भाषा कैसे बोलता होगा। तो गाइस, एक भाषा बोलना होता है, एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाषा सीखना, ये अलग चीज़ें हैं। भाषा सीखना दूसरी स्टेज में होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। भाषा बोलना अलग चीज़ है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखोगे, वो बबलिंग करते हैं। बबलिंग मतलब जैसे मैं इस तरह से छोटे बच्चे ना बोलते हैं, जिस तरह से वो बबलिंग होती है, वो भाषा बोलना छोटी सेंसोरी मोटर स्टेज में ही शुरू कर लेता है। भाषा सीखता नहीं है इस अवस्था में। वर्ड को ध्यान दीजिए। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि भाषा बोलना किस अवस्था में होता है, तो ऑप्शन में ये चारों अवस्था होगी, और ज़्यादातर बच्चे जो दूसरी अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको टिक कर लेते हैं, जो कि गलत होगा, क्योंकि इसमें भाषा सीखता है। भाषा सीखना एक सिस्टमेटिकल ढंग से चीज़ों को समझना कि किस तरह से उसका ग्रामेटिकल, उसका व्याकरण को समझना होता है। जबकि भाषा बोलना तो जो आप बच्चे हैं उनको क्या पता कि क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ मतलब बैबलिंग करते हैं। और इसके साथ ही और चीज़ गाइस की जो सहज क्रियाएं हैं, सहज क्रिया मतलब जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है, वो अपने सेंसेस के द्वारा वो बताना चाहते हैं। जैसे वो छोटे बच्चे हैं 0 से 2 वर्ष तक रोते हैं, रोने से वो अपने इमोशंस को, अपने एंगर को दर्शाते हैं, और अगर हैप्पीनेस फील करने तो वो हंसते हैं। तो इस तरह की सहज क्रियाएं भी इसी में होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में। इसमें ज़्यादा गाइस बताने के लिए कुछ नहीं है। इसमें जो टेक्निकल वर्ड है जो आपको याद रखने हैं वो यही है
कि ऑब्जेक्ट परमानेंट, वस्तु स्थायित्व तो किस अवस्था में होता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। इसमें कौन किस चीज़ के माध्यम से अपनी हरकतें करता है बालक, तो वो अपने सेंसेस से, अपने संवेगों से या अपनी इंद्रियों से। इसमें यही है गाइज, और आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है जो ये संवेगी अवस्था है। दूसरी जो है गाइज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से समझ लें, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष तक। गाइज सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं। याद रखना है आपको इसको कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको कौन सी अवस्था कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टेज। अब इसके बाद गाइज आपको जो और टेक्निकल टर्म्स है याद रखनी है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है गाइज, इसमें जो है बालक के अंदर क्यूरियोसिटी, जिसको जिज्ञासा कहते हैं, उसका जन्म हो जाता है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियस हो जाता है बच्चा, वो पूछने लग जाता है अपने मम्मी पापा से, ये क्या है, वो क्या है, धूप लगी है, ये क्या, मतलब जो भी उसके चारों तरफ हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पुट करना शुरू कर देता है। आपने देखा भी अगर आप बच्चों के आसपास कभी रहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 7 साल तक, उन बच्चों में मतलब क्यूरियोसिटी का एक कहीं ना कहीं उदय हो जाता है। इसके अलावा इस अवस्था में जो है वो भाषा सीखने लग जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं। तो ये जो विचार करने से ऐसा नहीं है कि गाइस वो अमूर्त चिंतन करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। विचार का मतलब सिंपल थोड़ा बहुत जो है वो भाषा समझने लगते हैं, एक दूसरे से बोलना किस तरह से, इस तरह थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ गाइस, इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बता दूँ, ये जो अवस्था है इसको स्कूल गोइंग एज भी कहते हैं। ध्यान रखिए कि जो अगर आप इसके साथ कन्फ्यूज ना हो कि जो 7 से 11 इसको स्कूल गोइंग एज कहेंगे, वो गलत हो जाएगा गाइज। जीन पियाजे के हिसाब से जो 2 से 7 साल तक की अवस्था जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसी को ही स्कूल गोइंग एज कहा जाता है। इसमें गाइज जो टेक्निकल वर्ड है वो मैं आपको और बता दूं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो अहम आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित, ये जो 2 टर्म है गाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आत्म केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड और अहम केंद्रित मतलब ईगो सेंटर्ड। ये 2 टर्म है गाइज, और ये बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। टेट में तो मतलब अनगिनत बार ये 2 चीज़ें पूछी जाती है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि जो आत्म केंद्रित है वो जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में पड़ती है, तो आपको बताना है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और अहम केंद्रित्व की ईगो सेंट्रिज्म बालक के किस अवस्था में होता है, तो वो प्री ऑपरेशनल। तो दूसरी जो अवस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपको याद रखना है, क्यूरियोसिटी वो कौन सी एज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। आत्म केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड, हमेशा अपने में ही रहना। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे अगर उनसे पूछे भी, जो 2 से 7 वर्ष के होंगे, वो मतलब जो आपकी पूछी गई चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपस में आप अपने में ही रहेंगे। जो आप वो कार्य कर रहे हैं उसी पे ही उनका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सेंटर्ड होता है। तो ये सेल्फ सेंटर्ड। और ईगो सेंटर्ड मतलब वो ईगो सेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा जो है, बच्चा बीच में रहता है और पूरी दुनिया को अपने चारों ओर देखता है। वो देखता है कि मतलब वो ही है इस दुनिया में, मतलब वो ही ये किंग है। जो भी उसके मदर फादर फैमिली मेम्बर या कोई भी उसके सोसाइटी का पर्सन हो, उसको लगता है कि वो उसके हिसाब से ही काम कर रहा है, मतलब वो उसके ही मतलब अंडर काम करता है। इस तरह की ये जो थिंकिंग होती है इसको ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। मतलब अहंकार जो है, अहम केंद्रित जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इसके अलावा गाइज आपको यहाँ पे भी देखो, ईगो सेंट्रिज्म जो लिखा है, सेल्फ स्मार्ट थिंकिंग इसको कहते हैं, कि मतलब स्मार्ट थिंकिंग दिखाना अपने अंदर की। और यहाँ पे देखो गाइज आप देख सकते हैं, भाषा सीखना जो मैंने अभी तक बोल रहा था, भाषा सीखना जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक भाषा सीखता है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी। अगर ऐसा बोला हो भाषा बोलता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाषा बोलना किस अवस्था में करा, तो वो फर्स्ट अवस्था में ही जो सेंसरी मोटर स्टेज थी। लेकिन भाषा सीखना जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। गाइज इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अभी बताने वाला हूँ गाइज ना, वो है एनिमेशन, जीव बाग। गाइज ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार आ चुका है टेट के एग्जाम में। एनिमेशन आपको बोला होगा कि जो जीववाद है वो पियाजे के अनुसार किस अवस्था में आती है गाइज, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। अब मैं बताऊं कि एनिमेशन या जीववाद होता क्या है। तो गाइज आपने कार्टून देखे होंगे ना, तो कार्टून में क्या है, घोड़ा जो है घोड़ा भी बोल रहा होता है। टीवी में बहुत सारे कार्टून्स आते हैं। कोई और जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी मतलब वहाँ पे बोलती हुई, चलती हुई, खिलती हुई, खाते पीते, इस तरह की जो लिविंग जो एनिमल्स है उनकी तरह एक्टिविटी करती है। मतलब जो एनिमेशन है, जीव बात है, इस अवस्था में बालक ये समझने लग जाता है कि जो मतलब जैसे कोई घोड़ा है, घोड़ा बोल नहीं सकता है, घोड़ा जो है वो इंसानों की तरह बैठ नहीं सकता है। मतलब इस तरह की जो, जैसे आपने देखा हो कार्टून में जैसे चेयर है, चेयर अपने आप चल रही है। तो जो एनिमेशन बात है, जीव बात है, जो रियलिस्टिक थिंकिंग है, वो बालक इस अवस्था में शुरू कर लेता है। वो समझ लाता है कि जो नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे पेड़ है, पेड़ एक जगह ही रह सकता है, वो इधर उधर चल नहीं सकता है। तो ये एनिमेशन है, जी बात है, जो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में समझ जाता है। गाइस आपको जो 3 टर्म्स है ये याद रखनी है। एक तो एनिमेशन, क्यूरियोसिटी, सेल्फ सेंटर्ड और ईगो सेंटर्ड, जो 3-4 चीज़ें, और एक ये भाषा सीखना। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए।
तो ये थे प्री ऑपरेशनल स्टेज से, और क्वेश्चन भी यहीं से इसी तरह के बनते हैं। जो थर्ड स्टेज है गाइज ना, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। थर्ड और फोर्थ स्टेज को आपको एक साथ पढ़ना होगा, क्योंकि एक साथ पढ़ने से ये लर्न होती है। गाइज जो थर्ड जो स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है गाइज ये 7 से 11 वर्ष। और जो चौथी है गाइज, चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो है 11 से 15, या कुछ एक बुक्स में इसको 11 से 18 वर्ष तक भी लेते हैं। गाइस सबसे पहली चीज़ तो अब ढंग से समझिएगा, क्योंकि इसमें जो है मूर्त और अमूर्त का ज़्यादा खेल है, कंक्रीट थिंकिंग और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का। गाइस देखो, जो मूर्त चिंतन होता है वो थर्ड अवस्था में ही शुरू हो जाता है। मूर्त चिंतन गाइस, मूर्त चिंतन होता है जब चीज़ों को सामने डायरेक्ट थिंकिंग, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक बालक है, एक बालक के आगे कोई चेयर है, तो वो चेयर को देखता है। जब वो चेयर को देखता है तो चेयर के बारे में सोचता है। ये किस तरह की थिंकिंग है? ये मूर्त चिंतन है। मूर्त चिंतन अर्थात ये डायरेक्ट थिंकिंग है गाइज। तो गाइज जो मूर्त चिंतन है वो प्रारंभ होता है, अर्थात कि जो शुरू होता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में शुरू हो जाता है। याद रखें कि जो अगर ऐसा बोला हो कि जो मूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन विकसित कब हो जाता है, तो ये फोर्थ स्टेज में होगा गाइज। इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज बहुत हो जाते हैं गाइज। एक होता है मूर्त चिंतन, एक होता है अमूर्त चिंतन। यहाँ पे अमूर्त चिंतन लिखा है। अमूर्त चिंतन होता है जब कल्पना करते हैं, आप अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं, जैसे पोइट वगैरह लोग होते हैं, जो इमेजिनेशन वाले चिंतन होता है ना। जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप उसके ऊपर जैसे सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे होगा, जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने है ही नहीं, उपस्थिति नहीं है प्रॉब्लम, उसको फिर भी आप सोच रहे हैं कल्पनाओं के माध्यम से, अपने इमेजिनेशन के माध्यम से। वो जो चिंतन होता है वो होता है अमूर्त चिंतन। और जो डायरेक्ट चिंतन होता है, जो आपके कोई सामने, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के सामने, किसी बालक के सामने आग लगी है, उसे नुकसान हो सकता है, तो बालक क्या करेगा, तुरंत पानी के ऑप्शन ढूंढेगा कि इसको पानी कहाँ से ढूंढा जाए ताकि आग बुझ जाए। तो वो मूर्त चिंतन हुआ, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉब्लम थी, उसके सामने प्रॉब्लम थी। तो गाइज कहने का मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है, जो मूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन थर्ड स्टेज में शुरू होता है, अमूर्त चिंतन जो है फोर्थ स्टेज में शुरू होता है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है। अगर अमूर्त चिंतन से कोई भी क्वेश्चन आए ना, कैसा भी क्वेश्चन है अमूर्त चिंतन से, आप बिल्कुल ऑप्शन नहीं देखना, सीधे जो फोर्थ स्टेज है उसी को टिक करना है। ओके, अगर मूर्त चिंतन हो तब आपको ध्यान रखना है, अगर बोला हो कि मूर्त चिंतन प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो वो थर्ड स्टेज में होगा। अगर बोला हो कि मूर्त चिंतन विकसित होता है, विकसित मतलब कि जो ये फोर्थ स्टेज है ना गाइस, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको किशोरावस्था की एज भी कहते हैं, जब एडोलसेंस पीरियड होता है। इस एज में क्या होता है कि जो उसका मूर्त चिंतन है वो उसका विकसित हो जाए, डेवलपमेंट हो जाता है, विकास हो जाता है उसकी इस सोच का, क्योंकि फिर बालक बड़ा भी हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, इसका अपना ध्यान रखना है। मूर्त चिंतन अगर बोले शुरू कब होता है तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, विकसित कब हो जाता है मूर्त चिंतन तो फोर्थ स्टेज में। अगर बोले कि अमूर्त चिंतन कब शुरू होता है तो मैंने पहले ही बताया, अमूर्त आए तो सीधा ही फोर्थ स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपने टिक करना है। अब गाइज जो थर्ड स्टेज है इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें मूर्त चिंतन होता है। दूसरी चीज़ गाइज इसमें जो है कंजर्वेशन, समानता जिसको एनालॉगी कहते हैं, और अंशपूर्ण का ज्ञान होना, और विचारों में अपोजिशन। ये चार चीज़ें भी आपको याद रखनी है। पेपर में कुछ भी आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बालक में समानता का ज्ञान किस अवस्था में शुरू हो जाता है, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बालक में जो है कंजर्वेशन का जो ये सिद्धांत है वो उत्पन्न किस अवस्था में हो जाता है, या बालक में अंशपूर्ण का ज्ञान हो जाना ये किस अवस्था में आ रहा है। तो ये सारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे जीववाद जो मैंने बताया कि जो सेकंड अवस्था है उसकी विशेषताएं हैं, और जो अभी आपको मैंने फर्स्ट ये बताए थे कि मीनिंगलेस है, फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट परमानेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट जो स्टेज है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका फीचर्स है। उसी तरह से आपको ये याद रखना है कि जो कंजर्वेशन है और समानता है जिसको एनालॉगी कहते हैं, अंशपूर्ण का ज्ञान और विचारों में अपोजिशन, ये सब जो है तीसरी अवस्था की विशेषता है। अगर आप समानता समझे, समानता का अर्थ होता है गाइस, जैसे अगर कोई बालक है, बालक ये समझना लग जाता है, जैसे उसके सामने जैसे एक ये वाली पेंसिल है, मान लो एक, इसको अगर दो टुकड़े में बीच से काट ले तो बालक को पता लग जाता है कि जो ये वाली पेंसिल है उसको अगर बराबर दो टुकड़ों में डिवाइड किया जाए तो वो दोनों इक्वल है। तो इस तरह की जो सोच है डेवलप जो है थर्ड एज में शुरू हो जाती है। अंशपूर्ण का ज्ञान भी हो जाता है छात्र को इसी अवस्था में, और विचारों में अपोजिशन अर्थात कि विचारों में उसका जो सामना है वो इसी अवस्था में शुरू हो जाता है। बढ़ते अगली अवस्था की ओर गाइस, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले टाइम पीरियड आपको पता है 11 से 15, और जो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो अमूर्त चिंतन है वो इसमें शुरू हो जाता है, अर्थात कल्पना करना, एडवांस थिंकिंग जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो मूर्त चिंतन है उसका विकसित या इसका विकास इस अवस्था में हो जाता है। गाइज इसका जो की वर्ड है वो आपको याद रखना है कि जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है,
मानसिक द्वंद्व है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, अनगिनत बार आ चुका है कि जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है पियाजे की किस अवस्था के अंदर आता है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 4th स्टेज है, जिसको एडोलसेंस पीरियड भी कहते हैं, किशोरावस्था की अवस्था भी कहते हैं। तो मेंटल कन्फ्लिक्ट किस अवस्था में होता है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब ये इसको याद कैसे रखना कि 4th स्टेज में, तो गाइज आप जानते हैं ना, जब कल्पना जो इमेजिनेशन थिंकिंग होती है, जब अमूर्त चिंतन होता है, तो अमूर्त चिंतन में भावनाओं का, संवेगों का, बहुत सारी चीज़ों का माइंड में ही जो है उसका विचारों में आपस में युद्ध चलता रहेगा। तो स्वाभाविक है जब छात्र या जब वो बालक मानसिक रूप से अधिक अमूर्त चिंतन करने लगेगा, तो वो विचारों में उसमें कन्फ्लिक्ट भी होता रहेगा, द्वंद्व उसके मेंटल में चलता रहेगा। जो उसका माइंड है, माइंड में जो विचार है, विचारों से क्या होगा कि जो एक विचार इसका इस तरह का, एक दूसरे प्रकार का, तो कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। और अवस्थाओं में ये फीचर क्यों नहीं था, क्योंकि और अवस्था में अब तक अमूर्त चिंतन शुरू ही नहीं हुआ। अमूर्त चिंतन जो है इस अवस्था में शुरू होता है, तो उसके बाद ही वो मेंटल कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा भी होगा जो एडोलसेंस या एडोलसेंस से ऊपर की जो बच्चे हैं, वो फिर मेच्योरिटी वाली बातें करना शुरू कर लेते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनके अंदर वो है मेंटल कन्फ्लिक्ट शुरू होने लगता है। वो सोचते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो गाइज यार, ये थी पियाजे की चारों अवस्था। इनको मैं एक बार फिर से आपको जल्दी थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, क्योंकि वीडियो लंबी भी बन रही है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से आपको जल्दी रिवाइज कर दूँ। सबसे पहले गाइस की 4 अवस्थाएं दी थी पियाजे ने। आपको ये तो लर्न हो ही गई होगी, अगर नहीं हुई तो आप इनको राइट कर लें, तो आप याद करने के लिए भी एक चीज़ बता दूं यार। पहली जो अवस्था है गाइस, अगर आपको याद नहीं हो रही, तो वो सेंसेस से है। आपको पता है कि जो छोटा बच्चा 0 से 2 वर्ष तक वो क्या करता है, वो सेंसेस से काम करता है। ठीक है, अपने सेंसेस को ही सारा काम करेगा, तो सेंसेस से ही इसका नाम पड़ा है सेंसरी मोटर स्टेज। जो बाकी के 3 है गाइस, वो ऑपरेशनल स्टेज है, संक्रियात्मक अवस्थाएं हिंदी वाले। तो पहली है प्री अर्थात पूर्व, दूसरी होगी कंक्रीट, ठीक है, अर्थात मूर्त, और जो चौथी होगी गाइज वो होगी फॉर्मल या अब्स्ट्रैक्ट, ओके, औपचारिक अवस्था। तो पहली सेंसोरी, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथी फॉर्मल। फॉर्मल होता है थोड़ी एडवांस, मतलब फॉर्मल हमेशा लास्ट आती है, प्री हमेशा पहले आती है, और कंक्रीट हमेशा बीच में आएगी। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने जो कीवर्ड बताया गाइज आपको, कीवर्ड मैंने बताया कि जो सेंसोरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक है, उसमें आपको रखना है याद, एक तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंट, दूसरा की मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ करता है, और अनुकरण करता है, ये इसके कीवर्ड हो गए। इसके अलावा जो आपको याद रखना है चीज़ गाइज, वो आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक तो ये याद रखना है कि कॉन्सेप्चुअल स्टेज है। दूसरी गाइज जो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि स्कूल गोइंग एज कौन सी अवस्था है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी, दूसरी अवस्था। इसके जो कीवर्ड है वो आपको याद रखना है, एक तो क्यूरियोसिटी है, सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित, ईगो सेंटर्ड अहम केंद्रित, ये 2 चीज़ें भी आपको याद रखनी। इसके साथ आपको ये भी याद रखना कि भाषा सीखना भी इसी अवस्था में शुरू करता है। और एक और चीज़ गाइज जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एनिमेशन, जीव बात कब उत्पन्न हो जाता है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। जीव बात का अर्थ होता है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में अंतर समझना शुरू कर लेता है। इसके अलावा अगर आप थर्ड जो चीज़ है, थर्ड जो स्टेज है, इसके बारे में देखें, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है गाइज, इसका जो कीवर्ड है वो तो एक तो है कि जो मूर्त चिंतन है, डायरेक्ट थिंकिंग, जो कंक्रीट थिंकिंग है, वो कब शुरू होती है, वो थर्ड अवस्था में शुरू होती है। इसके अलावा जो और कीवर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंजर्वेशन, समानता, जिसको एनालॉजी कहते हैं, ये 2 चीज़ें इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है जो आपको लर्न करनी है। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है गाइस, इसमें मैंने आपको पहले बताया, एक तो ये मेंटल कन्फ्लिक्ट, कि जो मेंटल कन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है कि मानसिक जो युद्ध है उसका चलता रहेगा, उसके विचारों का, कि जिस तरह से वो, क्योंकि अमूर्त चिंतन करता है ना, कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, तो फॉर्मल स्टेज में होता है, एडवांस हो जाता है एडोलसेंस पीरियड में, तो उसके अंदर जब ये मेंटल कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जब युद्ध होता है, तो ये तो गाइज अब हम समझते हैं इन टर्म्स को जो जीन पियाजे के द्वारा दी थी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार ये चीज़ें आ चुकी है। एडॉप्टेशन क्या होता है गाइस? एडॉप्टेशन होता है अनुकूलन, जिसको हम संतुलन भी कहते हैं। संतुलन का अर्थ होता है गाइस, जब आपको ये चीज़ हमने बता दी है कि जो ये पूरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इसमें जीन पियाजे ने ये कहा है कि जो बच्चा है वो खुद से सीखता है, प्लस वो किससे सीखता है, वातावरण से। तो एडाप्टेशन का अर्थ होता है संतुलन बनाना, जब खुद से सीखने और वातावरण से सीखने में असमंजस या जो है एक संतुलन बना लेता है बच्चा, बालक एडजस्ट कर लेता अपने आप को, वो क्या होता है, वो एडेप्टेशन होता है। ये आपको याद रखना है। जो एडेप्टेशन है जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने 2 तरीके से दिया था, असिमिलेशन और एकोमोडेशन। असिमिलेशन होता है यार कोई भी नया नॉलेज है ना उसको ग्रहण करना, इसको हिंदी में आत्मसातकरण कहते हैं, जो अकोमोडेशन इसको समायोजन कहते हैं। अंतर क्या है इनमें से? सिंपल अंतर अभी मैं आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ। असिमिलेशन होता है कोई भी नॉलेज है बालक को दिया जा रहा है, वो उसको चुपचाप क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है कि जब बालक को नया ज्ञान दिया जा रहा है और उसके जब बालक को उसकी तरह जो उसको ज्ञान दिया जा रहा है वैसा ज्ञान उसको पहले ही उसको हो,
या तो वो खुद से हो या किसी और ने ऑलरेडी उसको दिया है, तो वो ऑलरेडी जो उसके अंदर नॉलेज है और जो नया नॉलेज उसके अंदर आ रहा है उसको जब फिर वो पुराने नॉलेज को चेंज करता है और जो नए को है वो अपने अंदर अकोमोडेट करता है, समायोजन कर लेता है। तो ये इनमें एग्जाम्पल, ये इसकी मेन बात हुई। अब मैं आपको उदाहरण देके ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो गाइस, असिमिलेशन का अर्थ क्या होता है? असिमिलेशन का अर्थ होता है जैसे फॉर एग्जांपल किसी बालक को कोई शिक्षक ये बताता है कि जो कुत्ता है यार, कुत्ते की 4 टांगें होती है और कुत्ता सफेद रंग का होता है। ओके, तो ये उसके माइंड में ये नॉलेज रहेगा। तो ये असिमिलेशन हुई जब छात्र शिक्षक ने उसको बताया कि कुत्ते की 4 टांगें होती है और कुत्ता जो है वो सफेद रंग का होता है। तो उसने जो चुपचाप जो नॉलेज शिक्षक ने दिया उसने उसको ग्रहण किया। ओके, अब जो अकोमोडेशन है गाइस, अकोमोडेशन क्या होती है? अब मान लीजिए किसी दिन जो शिक्षक है, शिक्षक ने छात्र से कहा यार जो कुत्ते हैं या जो शिक्षक जो बालक है उसने मान लीजिए कहीं पर ब्लैक रंग का कुत्ता देखा, उस शिक्षक ने उसे कहा यार जो कुत्ता है कुत्ता ब्लैक रंग का भी हो सकता है। तो उसको लगा यार शिक्षक ने तो ऐसा बोला कि सफेद रंग का होता, 4 टांगे होती है, इसकी भी 4 टांगे, लेकिन इसका कलर जो है ब्लैक है। या कोई और ब्लैक कलर के भी आप और कलर के भी आपने डॉग्स देखे होंगे। तो इस तरह का जब वो नॉलेज है, जब उसको यही लगा था कि पहले नहीं, कुत्ते सिर्फ सफेद ही रंग के होंगे, जब उसने ब्लैक कलर का कुत्ता भी देखा तो उसने वो पुराना नॉलेज जो था उसके पास और जो नया नॉलेज उसने ग्रहण किया, उसने उसके पुराने कॉन्सेप्ट को, जैसे 4 टांगे वाला तो उसने वही रखा क्योंकि 4 ही टांगे होती है, लेकिन जो सफेद रंग का जो कॉन्सेप्ट था वो उसने चेंज करके नया जो नॉलेज था उसको वहां पे एडजस्ट किया। तो ये अकोमोडेशन, जब उसको फिर ये लगा कि नहीं यार कुत्ते किसी भी रंग के हो सकते हैं। ओके गाइस, तो ये सिमुलेशन और अकोमोडेशन में अंतर है। मैं भी इस एग्जांपल को लर्न करता हूँ। सिमुलेशन मतलब सिंपल जब नया नॉलेज आप अपने अंदर ग्रहण करते हो, ठीक है। अकोमोडेशन होता है गाइस समायोजन, जब आप नए नॉलेज को अपने पुराने नॉलेज के साथ में एडजस्ट करते हो और पुराने नॉलेज को छोड़ भी सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको छोड़ना ही पड़े। अगर आपका पुराना नॉलेज नए नॉलेज के साथ एडजस्ट है तो मतलब सही है तो आप उसको सिंपल एडजस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पुराना नॉलेज छोड़ सकते हो। तो गाइस यार ये थी कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है जीन पियाजे की। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे का, हमने इसमें पूरे वो तमाम जो कॉन्सेप्ट है, तमाम पॉइंट है, वो सारे कवर करने की कोशिश की। अगर आपको ये हमारा वीडियो और एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम इसी तरह की नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप टीजीटी कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर दी, उसमें हमने 3 वीडियो भी अपलोड कर लिए, तो आप भी उनको वॉच कर सकते हो। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे ये जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी हमने आज की, इसके ऊपर टॉप MCQ